हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में देखा है कि कैसे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग आर थीटा फाई एंड आर फाई एंड एस फाई जी यूजिंग स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पॉइंट्स को अगेन उसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर हम आर थीटा फाई या एस फाई जी को स्पेसिफाई ना करें, यानी कोई खास कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई ना करें, बट इन जनरल कोऑर्डिनेट्स की स्टडी करें, तो फिर हमें क्या मिलता है। हमने एक बात तो ये है कि अब हम पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में ना कुछ जनरल बातें नोटिस करेंगे। सो नोटिस सम जनरल थिंग्स अबाउट ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े हैं उनके बारे में हम एक बात नोटिस करेंगे, कुछ बातें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात तो हमारे पास ये है कि फर्स्ट करें, अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का जिक्र करता हूँ, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का मैं जिक्र करता हूँ, तो देखिए हमारे पास आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर, ये तीनों यूनिट वेक्टर जब मैंने बनाए थे, तो अगर मेरे पास स्पेस में कोई पॉइंट हो तो काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स जो है हमारे पास, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आर यूनिट वेक्टर इस तरह है तो हमारे पास थीटा यूनिट वेक्टर इससे परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरह होगा, और फी यूनिट वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में होगा, पर वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स थे, यानी कि हमारे पास क्या होता था, हमारे पास आर जो होता था यूनिट वेक्टर, वो परपेंडिकुलर टू थीटा हैट होता था, थीटा हैट यूनिट वेक्टर जो होता था वो परपेंडिकुलर होता था फाई हैट से। और यही चीज आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब दो यूनिट वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो आर क्रॉस आर हैट जो है वो जीरो के बराबर होता है, या फिर आर क्रॉस थीटा हैट जो होता है वो फिर फाई के बराबर होता है। तो ये कुछ इस तरीके से चलने वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आर थीटा हैट फाई हैट, बिल्कुल जैसे आई हैट, जे हैट और के हैट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट्स की टर्म्स में उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चलता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी ऐसा ही होता है। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें, ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक्स वाई जी होते हैं, और एक्स हैट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वाई हैट के, वाई हैट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है जी हैट के एट ऑल पॉइंट्स। बेशक आर थीटा फाई जो होते हैं वो स्पेस के खुद भी फंक्शंस होते हैं, और एक्स हैट वाई हैट जी हैट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं, लेकिन चाहे ये कांस्टेंट ही क्यों ना होते हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये है कि हर पॉइंट पर आर थीटा फाई भी और एक्स वाई हैट जी हैट भी वो होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि एस हैट जो हमारे पास है, फाई हैट और जेड हैट, ये भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हम अब हम क्या करेंगे, तो जो परपेंड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो ना कि उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनको हम ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम आर थीटा फाई या एस फाई जी इनकी अलग अलग स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा जिसमें मैं कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई नहीं करूंगा, दे कैन बी एनीथिंग, लेकिन उसमें काफी फ्रीडम होगी हमारे पास। बस हम उसमें एक कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि उसके बेसिस वेक्टर्स जो है ना वो आपस में ऑर्थोगोनल हो। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कहेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पर है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। और इधर एक और वर्ड भी मुझे ऐड कर देना है, ये जनरल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हम आर थीटा फाई या एक्स वाई जी या आर एस फाई जी का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि इन जनरल जिक्र करेंगे। तो फर्ज करें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, हम एक हमारे पास स्पेस में कोई पॉइंट है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो एक्स वाई जी से। अब मैं खुद कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ, इनको मैं स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन फर्ज करें मैंने कोई और सोच के कोऑर्डिनेट्स बताए हैं, उनको मैंने Q1 Q2 और Q3 बना दिया, और Q1 के साथ जो यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड है वो Q1 हैट है,
Q2 के साथ कोऑर्डिनेट के साथ जो यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड है वो Q2 हैट है, और Q3 के साथ जो यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड है फर्ज कर लें वो Q3 हैट है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होंगे। तो फर्ज करें हमारे पास कोई ना कोई कन्वर्जन इक्वेशंस भी हैं, यानी हम x को भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, यानी हम x को भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्यूज के अंदर बाय सम इक्वेशन, यानी x जो है वो भी फंक्शन बन सकता है Q1 Q2 Q3 का। हम x को y भी जो है ना फंक्शन बन सकता है, यानी हम Q1 Q2 Q3 हमें पता हो तो हम उससे y ढूंढ सकते हैं ना। तो यानी कि हमारे पास इस तरह ये हमारी कन्वर्जन, कोई भी कन्वर्जन इक्वेशन हो सकती है, मैं इनको स्पेसिफाई नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये किसी भी किस्म की कन्वर्जन इक्वेशन हो सकती हैं, जैसे जैसे अगर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो s होता है r साइन थीटा कॉस फाई के बराबर, यानी s क्या होता है फिर फंक्शन होता है r थीटा और फाई का। उसी तरह ये भी समझ लें कोई ना कोई इक्वेशन होगी जो x को रिलेट कर रही होगी उन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। ठीक है, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ हमारे नए जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिंक करते हैं। तो इसी तरह z भी जो है वो भी लिंक्ड होगा Q1 Q2 Q3 के साथ। उसी तरह Q1 जैसे हमारे पास r जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी होता है, उसी तरह Q1 भी फंक्शन होगा एक्स वाई जी का, और Q2 भी फंक्शन होगा कोई ना कोई एक्स वाई जी का, और Q3 भी फंक्शन होगा कोई ना कोई एक्स वाई जी का। तो अब हम क्या करेंगे, इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो है डाइवर्जेंस का, कर्ल का और वो सारे फार्मूलाज निकालने की कोशिश करेंगे, और जनरल इनमें स्टडी करेंगे कि ग्रेडियंट किस तरह होता है। और इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि उधर क्यों फर्क आता है जब हमारे पास ग्रेडियंट में, डाइवर्जेंस में, कर्ल में, जब हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो हमारे पास ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसमें कंडीशन इसमें फिर भी यही है कि ऑल यूनिट वेक्टर्स, अब यूनिट वेक्टर्स जो है ये चेंज होते हैं, खुद भी फंक्शन होते हैं स्पेस टाइम का, स्पेस का। तो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो हर जगह चेंज हो रहे हैं, बट यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर। या फिर इसको मैथमेटिकली लिखें तो अगर मेरे पास क्यू आई एक यूनिट वेक्टर है तो उसका उसी के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। तो ये हमारी इस पर कंस्ट्रेंट है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। तो जिस तरह आर हैट क्रॉस आर हैट हमेशा जीरो के बराबर होता है। ठीक है, और ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। तो और बाकी सारे जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे आपस में कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ जी। तो अब हम आगे चलते हैं और इस पर मजीद इस सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो इसको हम हर जगह मिलाएंगे उसी से। तो अगर मैं लाइन एलिमेंट का जिक्र करूं या पोजीशन वेक्टर का जिक्र करूं, तो हम इसको हर जगह कोशिश करेंगे कि हम इसे मिलाएं अपने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो लाइन एलिमेंट्स की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर एक लाइन एलिमेंट वेक्टर लिखें तो वो क्या होता है, अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम ये लिखें तो, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम अभी देखते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम ये देखें तो जो हमने खुद ये फिजिकली जज किया था कि जो लाइन एलिमेंट होगा वो क्या होता था, डी एल आर आर हैट की डायरेक्शन में प्लस डी एल थीटा थीटा हैट की डायरेक्शन में प्लस डी एल फाई फाई हैट की डायरेक्शन में। ठीक है, और डी एल आर क्या होता था, वो डी आर के बराबर होता था, तो ये होता था डी आर आर हैट। ठीक है, इधर आर के ऊपर पीछे हैट नहीं आएगा, कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो वो होता था डी आर आर हैट। डी एल थीटा क्या होता था, आर डी थीटा थीटा हैट। और डी एल फाई क्या होता था, आर साइन थीटा डी फाई फाई हैट। उसी तरह अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्या आता था। तो अगर मैं अपने पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूं तो उसमें जो मेरे पास डी एल होता था वो होता था डी एल एस एस हैट प्लस डी एल थीटा, सॉरी इसमें फाई होता था हमारे पास, तो डी एल फाई फाई हैट प्लस डी एल जेड जेड हैट। ठीक है, और इनको जब हम ओपन करते थे तो हमारे पास क्या आता था, तो हमारे पास इधर आता था डी एस की जगह डी एस सी आता था, डी फाई की जगह आर डी फाई आता था डी एल फाई की जगह,
और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये डीजी ही आता था। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पर फैक्टर्स आ रहे हैं, ये इधर तो यहाँ पर वन ही हम कह सकते हैं, पर ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आर का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आर साइन थीटा का फैक्टर आ रहा है, और इधर हमारे पास डी के आगे कोऑर्डिनेट आता है और उस कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर आता है लाइन एलिमेंट में। तो हमारे जनरल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट में हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी फिर हम जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए जो कि ऑर्थोगोनल हो, तो इस पर कंडीशन ये है कि ऑर्थोगोनल हो, तो हम कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं फिर उसका जो लाइन एलिमेंट है, तो उसके अंदर हम क्या लाइन एलिमेंट हम फिर क्या कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, तो उसका जो लाइन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा डी एल Q1 जो पहला कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ, फिर Q1 हैट प्लस डी एल Q2 जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, फिर उसका हैट, फिर डी एल Q3, फिर Q3 का हैट। ये हमने बस ये पैटर्न देखा है कि इसमें देखें इधर से इस तरह आते हैं तो वो इस तरह आएंगे, और फिर देखें कोई फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, फिर उस कोऑर्डिनेट का चेंज आता है, फिर उसका यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेटर Q1 में जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर उसको H1 कह दूं, और H1 फंक्शन होता है अपने ही कोऑर्डिनेट्स का Q1 Q2 Q3 को, जैसे R फंक्शन है R थीटा फी का, इधर भी R साइन थीटा है, तो ये इधर, तो इसको मैं इस तरह कर दूं कि H1 फिर DQ1 और Q1 हैट, ये मैंने ऊपर से पैटर्न फॉलो किया, उसी तरह H2 फिर DQ2 फिर Q2 हैट, ठीक है, प्लस H3 फिर DQ3 फिर Q3 हैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यानी अगर आप देखें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में H1 किस चीज के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, H2 किस चीज के बराबर होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, R के बराबर होगा, और H3 किस चीज के बराबर होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, R साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो H1 H2 H3 जो हमारे पास फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ये होगा। ठीक है, उसी तरह आप इसके भी देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल में क्या होगा, सिलेंड्रिकल में हम देखें तो हमारे पास H1 1 के बराबर होगा, H2 R के बराबर होगा, और H3 भी Z के बराबर होगा। ये देखें ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये Q1 DQ1 ये DQ2 ये DQ3, और इसके साथ H3 यहाँ पर खड़ा है, ये 1 के बराबर है, इधर ये H2 है ये R के बराबर है, इधर ये H1 है ये भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन जनरल लिख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हो सकता है H1 H2 H3, ये जो फंक्शंस हो सकते हैं अपने ही Q1 Q2 Q3 के, इन जनरल कोई भी H अगर एक H I में लूँ तो वो फंक्शन होगा Q1 Q2 और Q3 का। जैसे इधर देखें R साइन थीटा जो है वो फंक्शन है R और थीटा का, ये हो सकता है ये फी भी इसमें आ जाए, तो हम इस पर कोई हम अपने सिस्टम को मजीद जनरलाइज करते जा रहे हैं, तो अब H1 H2 H3 Q1 Q2 Q3 किसी का भी फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन एलिमेंट हमारे पास आ गया। अब इसके आगे तो हमारे पास जनरलाइजेशंस बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो बस इसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अभी तक आप लोगों को जो एनालॉजी है मेरी वो समझ आनी चाहिए, तो अगर अभी तक की एनालॉजी समझ आ गई है सही से तो आगे भी बिल्कुल मसला नहीं होगा। अब हम ग्रेडियंट फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें लाइन एलिमेंट पहले पता चल चुका है कि लाइन एलिमेंट क्या होता है, अब हम ग्रेडियंट निकालने की कोशिश करेंगे। लेट्स से हमें नहीं पता कि ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या है, तो हम फर्ज कर लेते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर जो है वो आखिर जब हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जैसे हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, इसमें ग्रेडियंट ऑपरेटर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, डेल वाई हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड हैट, यानी ऑपरेटर है इधर, ये तीन इसमें ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, और हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो एक्स हैट वाई हैट जी हैट होते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर ये हमारे पास कार्टेशियन में ग्रेडियंट वेक्टर होता है, ठीक है, तो हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर स्फेरिकल में मुख्तलिफ होता है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और फिर कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में उससे भी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो बहरहाल हम क्या करते हैं, हम कुछ अज्यूम नहीं करते, हम बस इस ग्रेडियंट जो ऑपरेटर है हम अज्यूम कर लेते हैं इसके तीन जो है वो कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो हमारे ग्रेडियंट वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसके साथ Q1 वेक्टर आएगा, इसको मैं Q2 कह देता हूँ, मतलब इसके तीन कंपोनेंट्स जो होंगे, ऊपर मैं वेक्टर का साइन ऐसे ही डाल रहा हूँ कि कंपोनेंट्स तो कभी वेक्टर्स नहीं होते, बल्कि मैं इसमें फिर वेक्टर का साइन डालता भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं इस पर इसी तरह लिख देता हूँ
ये हम बाद में फाइंड करेंगे। लेट्स से दैट ये हमारे अननोन है, तो डेल टू आ जाएगा क्यू वन हैट के साथ, डेल टू आ जाएगा क्यू टू हैट के साथ, और डेल थ्री आ जाएगा क्यू थ्री हैट के साथ। ठीक है। और लेट्स सपोज कि इफ वी हैव अ स्केलर फंक्शन, तो इफ वी हैव ए स्केलर फंक्शन, तो अगर हमारे पास एक स्केलर फंक्शन हो, वी हैव अ स्केलर फंक्शन, लेट्स कॉल इट टी। तो हमारा जो स्केलर फंक्शन है, इसके ऊपर ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई होगा, और जब इसके ऊपर ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो वो किस चीज के बराबर होगा, वो होगा ये, इस पर वन अप्लाई होगा, वन टी क्यू वन हैट, प्लस इस पर ये ग्रेडियंट ऑपरेटर का सेकंड ऑपरेशन अप्लाई होगा, क्यू सेकंड कंपोनेंट अप्लाई होगा क्यू टू हैट, प्लस डेल थ्री क्यू थ्री हैट। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से अप्लाई हुआ करेगा ग्रेडियंट ऑपरेटर इसमें। अब हमने ये डेल वन, डेल टू और डेल थ्री फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप याद करें कि हमने पिछली बार ये निकाला था कि डी टी जो होता है, चेंज इन अ फंक्शन, अ स्मॉल चेंज इन अ फंक्शन, ये बराबर होता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बराबर होता है डेल टी डॉट डी एल के। ये मेरी पिछली वेक्टर कैलकुलस की वीडियोस में ये रिजल्ट है, तो आप ये रिजल्ट बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है। तो Q1, Q2, Q3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में dt क्या होगा? अगेन मैं चेन रूल से इसे फाइंड करूंगा, तो dt क्योंकि Q1, Q2, Q3 की वजह से चेंज होता है, तो ये होगा Q1 t dq1 प्लस पार्शियल t बाय पार्शियल Q2 dq2 प्लस पार्शियल t बाय पार्शियल Q3 dq3। तो ये इसके बराबर होगा। और फिर ये साथ हमारे पास डेल टी डॉट डी एल आता है। तो डी एल हमने अभी फाइंड किया है। तो हमने अभी फाइंड किया कि हम इसमें डी एल को इन जनरल किस तरह लिख सकते हैं, जनरल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में हम इसको लिख सकते हैं एच वन डी क्यू वन हैट प्लस एच टू डी क्यू टू हैट प्लस एच थ्री डी क्यू थ्री हैट। तो इन जनरल यू कैन राइट द लाइन एलिमेंट लाइक दिस। तो ये अगर डी क्यू वन डेल टी डॉट डी एल के बराबर है, तो इसको मैं यहीं पर फिर लिख सकता हूँ कि ये आगे कैसे बराबर होगा इसके। तो यही चीज फिर बराबर किस चीज के होगी, यही चीज फिर बराबर होगी डेल वन टी क्यू वन हैट प्लस, क्योंकि ये मैं डेल टी की जगह पुट कर रहा हूँ, तो डेल वन टी क्यू वन हैट डेल टू टी, अगेन डेल वन डेल टू हमने फाइंड करने हैं अभी, क्यू टू हैट प्लस डेल थ्री टी क्यू थ्री हैट। ठीक है। और ये डॉट हो रहा है हमारे इस वेक्टर के साथ। ठीक है। तो हमारे जब इस वेक्टर के साथ डॉट हो रहा है ये, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, तो डॉट करने के बाद हमारे पास, डॉट करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एच वन डी क्यू वन हैट प्लस एच टू डी क्यू टू हैट प्लस एच थ्री डी क्यू थ्री हैट। अब देखें, जब मैं ये डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो बाकी सारे मल्टीपल जीरो हो जाएंगे, और क्यू वन हैट डॉट क्यू वन हैट हमारे पास वन के बराबर आएगा। और जब भी दो आपस में आई और जे सेम नहीं होंगे, तो क्यू आई हैट डॉट क्यू जे हैट हमेशा जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऑर्थोगोनल है। तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, तो वो हमेशा जीरो के बराबर आते हैं। तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो के बराबर आता है। और Q1 हैट डॉट Q1 हैट जीरो के बराबर नहीं आएगा, बट Q1 हैट डॉट Q2 हैट, Q1 हैट डॉट Q3 हैट, Q1 हैट डॉट बाकी Q2 हैट डॉट Q3 हैट, ये ब्ला ब्ला, ये सब जो है ये जीरो के बराबर आएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आ सकता है, फिर यहाँ पर हमारे पास यानी आ जाएगा डेल वन टी डी क्यू वन, और एच वन भी इसके साथ आएगा, सॉरी एक एच वन भी हमारा साथ आएगा, इधर से एक एच वन, और क्यू वन हैट डॉट क्यू वन हैट वन के बराबर होगा, तो एच वन डी क्यू वन प्लस डेल टू टी एच टू डी क्यू टू प्लस डेल थ्री टी एच थ्री डी क्यू थ्री। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वेशंस बराबर होनी चाहिए। ये दरमियान वाले डॉट प्रोडक्ट को मैं हटा रहा हूँ। अगेन हमने क्या किया था, ये डेल टी डॉट डी एल किया था, और ये फिर मैंने यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर दिया, परफॉर्म कर दिया, और वो जो था मैं लाया कैसे था, ये एक रिजल्ट था जो हमने पिछली एक दो वीडियोस में देखा था। ठीक है। तो हमारे पास
ये चीज आ गई। अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर कैसे करेंगे, देखें, इधर भी हमारे पास डी क्यू वन है, ठीक है, इधर भी डी क्यू वन है, तो ये चीज जो है इस चीज के बराबर होनी चाहिए। इधर डी क्यू टू के साथ वाले फैक्टर्स जो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, और इसी तरह डी क्यू थ्री के साथ वाले फैक्टर्स जो हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो इन दी एंड फर्ज करें हमारे पास, फिर इन दी एंड हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आना चाहिए डेल वन टी जो है वो फिर डेल वन टी एच वन डी क्यू वन, ये बराबर होना चाहिए पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू वन डी क्यू वन के। ठीक है, वैसे तो डी क्यू वन मुझे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन डी क्यू वन कैंसिल हो गया, यानी कि डेल वन टी फिर हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है वन ओवर एच वन पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू वन। इसी तरह जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस चीज को इस चीज के बराबर डालेंगे, यानी पार्शियल टी बाय क्यू टू फिर बराबर हो जाएगा डेल टू टी एच टू के। तो हमारे पास डेल टू टी क्या आ जाएगा, वन ओवर एच टू पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू टू। उसी तरह डेल थ्री टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा वन ओवर एच थ्री पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू थ्री। तो ये हमारे पास हमने क्या कर लिया, एक्चुअली वी हैव फाउंड द ग्रेडियंट। तो हमने एक फॉर्मूला यूज करके ग्रेडियंट के कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए हैं। तो ग्रेडियंट के क्या कंपोनेंट्स हमारे पास आए हैं, तो हमारा अब हम जो ग्रेडियंट लेते हैं, इसका मतलब है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में जब हम किसी फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं, तो वो ग्रेडियंट हमारे पास किस तरह आता है, वन ओवर एच वन। पहले मैंने उसे क्या लिखा था, ग्रेडियंट को पहले हमने किस तरह डिफाइन किया था, डेल वन टी क्यू वन हैट प्लस डेल टू टी क्यू टू हैट प्लस डेल थ्री टी क्यू थ्री हैट। तो अब हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं ऊपर, तो ये आ जाएगा वन ओवर एच वन पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू वन हैट प्लस वन ओवर एच टू पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू टू हैट प्लस वन ओवर एच थ्री पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू थ्री हैट। तो इसीलिए अगर आपको याद हो, तो जो हमारे पास जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते थे, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अभी हमें पता है कि एच वन एच टू एच थ्री क्या होते हैं, तो हमें बस एच वन एच टू एच थ्री पता होने चाहिए। बाकी सारा कुछ अभी दिखेगा, हम खुद ही इस एच वन एच टू एच थ्री से सारे फंक्शंस फाइंड करना सीख जाएंगे। तो एच वन हमारे पास वन होता था, एच टू हमारे पास क्या था, आर था, और एच थ्री हमारे पास था आर साइन थीटा। तो अगर मैं इसके अंदर डाल दूं, तो देखें आपके पास अगर किसी को ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो ये वही होता था। तो ये हमारे पास वन एच वन की जगह वन आ जाएगा, टी तो ऐसे ही आएगा, और क्यू वन हमारे पास आर की जगह होगा ना, तो क्योंकि क्यू वन आर होता है, तो पार्शियल बाय पार्शियल टी आर है प्लस वन ओवर आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एच टू आर है, तो पार्शियल टी, और क्यू टू क्या था, थीटा था, पार्शियल थीटा, तो यहाँ पर थीटा हेड आ जाएगा प्लस एच थ्री आर साइन थीटा होता है प्लस आर साइन थीटा, और डेल टी बाय डेल फाई फाई हेड। तो अगर आप लोग याद करें, तो एग्जैक्टली ग्रेडियंट का यही फॉर्मूला होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो हमने जनरल के लिए निकाला, अब आप सिलेंड्रिकल के लिए भी निकाल सकते हैं, स्फेरिकल के लिए भी निकाल सकते हैं। आप कोई और कोऑर्डिनेट खुद से बनाना चाहें अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, वो भी बनाकर, अगर वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स है, उस पर बस यही कंडीशन लगाएं कि उसके जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो आप उसका भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो दैट्स एन अमेजिंग रिजल्ट। तो चलें अब हम इससे आगे चलते हैं। ग्रेडियंट हमने फाइंड कर लिया है, तो हम डाइवर्जेंस वगैरह फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आया है वो क्या आया है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का ऑर्थोगोनल, किसी भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट में जो ग्रेडियंट होता है वो होता है वन ओवर एच वन डेल टी बाय डेल क्यू वन हैट प्लस वन ओवर एच टू डेल टी बाय डेल क्यू टू हैट प्लस वन ओवर एच थ्री डेल टी बाय del q3 hat. This is our gradient in this one coordinate system. हो गया, तो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करते हैं, उसके बाद हम डाइवर्जेंस निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो डाइवर्जेंस निकालने से पहले आप जरा इसी ग्रेडियंट से हमें कुछ यूजफुल फैक्ट्स नोटिस करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट करें, मैं अगर t की जगह
Q1 को डाल दूं, ये Q1 भी तो फंक्शन है ना आखिर, Q1 भी चेंज होता है, Q1 भी एक वेक्टर फंक्शन है, Q1 जो कोऑर्डिनेट है हमारा, यानी अगर मैं डेल्टा t की जगह इधर t की जगह अपने स्केलर फंक्शन t की जगह इधर Q1 पुट कर दूं, ठीक है, यानी हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट है इसको पुट कर दूं, तो देखिए हमारे पास क्या आता है। तो ग्रेडियंट ऑफ Q1 किस चीज के बराबर आएगा, ये आएगा 1/h1, तो पार्शियल Q1 बाय पार्शियल Q1 हैट प्लस 1/h2 partial Q2 by partial Q1 by partial Q2 hat plus 1 over H3 partial Q1 by partial Q3 hat। ठीक है, अब देखिए ये तो जीरो हो जाएंगे, ये पार्शियल्स हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंट चीजों का पार्शियल डिफरेंट चीजों से लिया जा रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएंगे और ये वाला हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास डेल Q1 क्या है, हमारे पास डेल Q1 जो है ये 1/h1 Q1 हैट के बराबर है, यानी Q1 हैट यूनिट वेक्टर जो है वो किस चीज के बराबर है, h1 डेल Q1 के। ठीक है, उसी तरह Q2 हैट यूनिट वेक्टर जो है वो किस चीज के बराबर है, h2 डेल Q2 के। और Q3 हैट यूनिट वेक्टर जो है वो किस चीज के बराबर है, h3 डेल Q3 के। या आप मुख्तलिफ QT की जगह Q2 Q3 पुट कर देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम अभी डाइवर्जेंस निकालने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और एक और हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है इधर से कि देखें Q1 हैट जो है वो Q2 हैट क्रॉस Q3 हैट के बराबर है, बिल्कुल जैसे I क्रॉस J क्रॉस K जो होता है, जो बिल्कुल जैसे J क्रॉस K जो होता है वो I हैट के बराबर होता है, उसी तरह ये भी आपस में सिक्लिक होते हैं क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स इसी तरह चलते हैं, तो हम यार हमारे पास ये सिक्लिक कंडीशन इसके यूनिट वेक्टर्स पे भी आती है, ये बाय डेफिनेशन आती है, ठीक है। तो Q2 क्रॉस Q3 जो होते हैं वो Q1 हैट के बराबर होते हैं, बट अगर मैं Q2 और Q3 की जगह इनकी ये वाली डेफिनेशंस डाल दूं, H2 और H3 वाली, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा H2 डेल Q2 क्रॉस H3 डेल Q3। तो मैं H3 को बाहर निकाल सकता हूँ कि स्केलर फंक्शन है, तो ये हो जाएगा H2 H3, हमारे पास आ जाएगा डेल Q2 क्रॉस डेल Q3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी Q1 हैट बराबर है H2 H3 के टाइम्स डेल Q2 क्रॉस डेल Q3 के। उसी तरह बाकी भी आप इसी तरह लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की सेंस में, ठीक है। तो अब मैं ये मिटाता हूँ और ये जो कुछ चंद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये इधर लिखता हूँ ताकि हम डाइवर्जेंस फाइंड कर पाए अपनी वेक्टर फील्ड्स की, ठीक है। तो अब मैं ये सारा मिटाता हूँ और बस ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखूंगा मैं, और उसके बाद हम डाइवर्जेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। खैर डाइवर्जेंस तो नहीं फाइंड करने की कोशिश करेंगे, डाइवर्जेंस का एक कोई वैलिड फार्मूला फाइंड करने की कोशिश करेंगे हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के। तो अब अंदर तो हमने अभी क्या देखा है, तो मोर इम्पोर्टेंट यूजफुल फार्मूलाज हमारे पास क्या आए हैं, हमारे पास ये फार्मूला आया है कि डेल Q1 जो है वो बराबर है Q हैट ओवर H1 के, Q1 हैट ओवर H1 के, या Q1 हैट बराबर है H1 डेल Q के। उसी तरह डेल Q2 जो है वो बराबर है Q2 हैट ओवर H2 के, और डेल Q3 जो है वो बराबर है Q3 हैट ओवर H3 के। उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट सेट ऑफ फार्मूलाज हमारे पास ये है कि, अच्छा ये इधर नहीं लिखता, मैं इधर लिखता है कि ये इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फार्मूलाज, ये ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, और हम एक और चीज यूज करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ये सारी डाइवर्जेंस निकालने में यूज होंगी असल में चीजें। तो एक और जो भी मैंने बताया वो ये है कि Q1 हैट बराबर है इज इक्वल टू H2 H3 टाइम्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल Q2 क्रॉस डेल Q3। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, आप इनको देखें, आप समझेंगे ग्रेडियंट तो हमेशा स्केलर फंक्शंस का लिया जाता है, तो कोऑर्डिनेट्स खुद भी तो स्केलर फंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट्स का भी लिया जा सकता है, तो कोऑर्डिनेट्स को भी आप एज स्केलर फंक्शन इधर देख रहे हैं। तो Q2 हैट जो है ये बराबर है H1 H3, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल Q1, इधर हमारे पास डेल Q3 पहले आएगा, सॉरी, तो इस तरीके से डेल Q3 क्रॉस डेल Q1, और हमारे पास Q3 जो आएगा वो किस चीज के बराबर है, Q3 हैट बराबर होगा हमारे पास H1
H2 के डेल Q1 क्रॉस Q3 आएगा, तो डेल Q1 क्रॉस डेल Q3। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल Q1 क्रॉस डेल Q2 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास इस तरीके से Q1 Q2 Q इस तरीके की परम्यूटेशन में पॉजिटिव आता है ना, तो Q3 बराबर हुआ Q1 क्रॉस Q2 के, Q2 बराबर हुआ Q3 क्रॉस Q1 के, और इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ गई। अब हम लेट्स ट्राई टू फाइंड डिवर्जेंस। तो ये मैंने ऊपर वाले इतने फॉर्मूलाज इसलिए बना लिए ताकि हम डाइवर्जेंस निकाल सके। नाउ लेट्स फाइंड डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो नोटिस करें, लेट्स सपोज यू हैव अ वेक्टर फील्ड। सो सपोज यू हैव अ वेक्टर फील्ड। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, और वो वेक्टर फील्ड क्या है? हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है वो v है। ठीक है, तो इस वेक्टर फील्ड का अब हम अगर डाइवर्जेंस लेने की कोशिश करें तो ये होगा डेल डॉट v, और v को अगर हम ओपन करें तो ये होगा डेल डॉट v1 q1 हैट, क्योंकि अब हम इसी में ओपन करेंगे, तो v2 q2 हैट प्लस v3 q3 हैट। ठीक है, और अगर मैं डेल डॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अब कि मैं पूरा डाइवर्जेंस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कि अभी मुझे नहीं पता डाइवर्जेंस ऑपरेटर क्या है, तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डाइवर्जेंस ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल वन डॉट v1 q1 हैट प्लस डेल वन नहीं, सॉरी डेल ही, हम डेल डेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल डॉट वी वन क्यू वन हैट, ये हो जाएगा डेल डॉट वी टू क्यू टू हैट, ये हो जाएगा डेल डॉट वी थ्री क्यू थ्री हैट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम जरा ये पहली टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपको ये पहली टर्म ही निकाल कर दिखा दी ना, तो बाकी दोनों टर्म्स आप लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे। अभी हमने डेल डॉट फाइंड करना है कि डेल डॉट का रिजल्ट क्या आता है, पर उसको हम एक चालाकी से फाइंड करने की कोशिश करें, तो डेल डॉट ये क्या हो जाएगा? Q1 हैट V1 डॉट Q1। अच्छा, Q1 हैट की जगह मैं ऊपर से ये चीज लाकर पुट कर रहा हूँ, तो Q1 हैट की जगह मैं ये फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? डेल डॉट हमारे पास आ जाएगा V1 H2 H3, ठीक है, टाइम्स Q, ये क्या आ जाएगा? टाइम्स Q डेल Q2 क्रॉस डेल Q3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ? मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये देखें V1 H2 H3 स्केलर फंक्शंस हैं, और डेल Q2 क्रॉस डेल Q3 एक वेक्टर फील्ड बनेगी जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये Q2 दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्रॉस रहता है, और V1 जो एक कंपोनेंट है ये भी एक स्केलर है, H2 भी स्केलर है, H3 भी स्केलर है, ऑल्दो दे आर फंक्शंस बट दे आर स्केलर फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केलर फंक्शंस है, इन दोनों को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो मैं इनके जो मल्टीप्लाई है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैं एक ब्रैकेट इधर डालता हूँ V1 H2 H3, फिर एक ब्रैकेट इधर डालता हूँ डेल Q2 क्रॉस डेल Q3। तो मैं क्या करता हूँ, अब इनको लेबल कर देता हूँ, और हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन f, और ये मेरे पास एक वेक्टर फील्ड की तरह काम करे w, तो हमें पता है कि डेल डॉट एफ डब्ल्यू क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑपरेटर के प्रॉपर्टीज होती है ना, ये तो चाहे हमने अभी ऑपरेटर फाइंड किया है नहीं किया, तो ये प्रॉपर्टीज तो उस ऑपरेटर को अप्लाई होनी चाहिए ना। तो ये हमारे पास क्या आता है? एफ डेल डॉट डब्ल्यू आता था, ये डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला जो है इसका, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला खोल लेंगे, और आता था डेल एफ डॉट डेल डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू डॉट डेल एफ आता था, तो डेल एफ डॉट डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आता था डेल एफ डॉट डब्ल्यू। ठीक है, अब यही फॉर्मूला जो है हम इधर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। तो इन एरोस की भी अब हमें जरूरत नहीं रह गई है, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। तो इसको अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट V1 Q1 हैट, हम ये एक इसकी पहली टर्म फाइंड कर रहे हैं, और डेल डॉट V1 Q1 हैट हमारे पास क्या आएगी? प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद तो हमारे पास पहले फंक्शन आएगा, यानी V1 H2 H3, फिर आएगा डेल
डॉट डेल Q2 क्रॉस डेल Q3, ठीक है। और हमारे पास ये वेक्टर फील्ड आ गई। फिर हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर फील्ड ऐसी की ऐसी आएगी, यानी हमारे पास सिंपली वेक्टर फील्ड आ जाएगी। और फिर फंक्शन का ग्रेडियंट आएगा, यानी हमारी वेक्टर फील्ड जो है वो है डेल Q2 क्रॉस, हमारी वेक्टर फील्ड क्या है, डेल Q2 क्रॉस डेल Q3, और ये डॉटेड होगी अब इसके ग्रेडियंट के साथ। तो हमारा फंक्शन का जो ग्रेडियंट ले लेंगे हम, किस फंक्शन का ग्रेडियंट ले लेंगे, इसका v1 h2 h3 का हम ग्रेडियंट ले लेंगे, और ये इसके साथ डॉट हो रही है हमारी वेक्टर फील्ड। अब ये जो चीज है ये जीरो के बराबर है, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में एक थ्योरम है जो आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं कि जब भी आपके पास दो स्केलर फील्ड्स हों, फर्ज करें एक स्केलर फील्ड फाई है और आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, एक और सॉरी एक स्केलर फील्ड है उसका ग्रेडियंट लें, और फिर एक और स्केलर फील्ड साई है उसका भी ग्रेडियंट लें, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, और फिर उसका डाइवर्जेंस लेने की कोशिश करें, तो वो जीरो के बराबर आता है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो इधर भी ऐसी है, Q2 भी एक स्केलर फील्ड है, Q3 भी एक स्केलर फील्ड है, तो इनके भी ग्रेडियंट्स के मल्टीप्लाई, ग्रेडियंट्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डाइवर्जेंस लिया जा रहा है, तो ये भी जीरो होगा, क्योंकि ये एक थ्योरम है वेक्टर कैलकुलस में। सो बाय अ थ्योरम ये पूरी टर्म हमारे पास जीरो हो जाती है। तो डेल डॉट V1 Q1 हैट हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास आ गया डेल Q2 क्रॉस डेल Q3 डॉट डेल ऑफ V1 H2 H3। तो हमारे पास इसमें ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इस रिजल्ट में मैं डेल Q2 क्रॉस डेल Q3 की जगह ये डाल रहा हूँ। देखिए अगर मैं H2 और H3 को इधर नीचे ले जाऊं, ऊपर जरा देखें, अगर मैं इधर H2 और H3 को मैं नीचे ले जाऊं, तो डेल Q2 क्रॉस डेल Q3 किस चीज के बराबर होते हैं, Q1 हैट ओवर H2 H3 के। अब मैं ये वापस इसके अंदर, यानी मैं एक रिवर्स करके इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो ये अगर मैं रिवर्स करके इसके अंदर डालूं तो मेरे पास आएगा 1 ओवर H2 H3, इधर मेरे पास आएगा Q1 हैट, और ये डॉट हो रहा होगा विद द ग्रेडियंट ऑफ V1 H2 H3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और बड़ा मजे की ट्रिक करेंगे। अच्छा, क्योंकि ग्रेडियंट लेना हमने सीख लिया है, तो अब हम एक और बड़ी मजे की ट्रिक करेंगे, और ये ग्रेडियंट ऑपरेटर इसको टी समझकर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने ग्रेडियंट लेना सीख लिया है, तो इसको हम टी समझकर ये ग्रेडियंट ऑपरेटर इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, डेल V1 Q1 एट, ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आती जा रही है, तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 1 ओवर H2 H3 Q1 हैट डॉट, और अब मैं ग्रेडियंट ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 ओवर H1 पार्शियल बाय पार्शियल Q1, और t की जगह V1 H2 H3 आ जाएगा, Q1 हैट प्लस 1 ओवर H2 पार्शियल बाय पार्शियल Q2, और t की जगह क्या आएगा, V1 H2 H3, ये आ जाएगा टाइम्स Q2 हैट प्लस 1 ओवर H3, और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल Q2 V1 H2 H3 और Q3 हैट। पर देखें जब ये Q1 का डॉट प्रोडक्ट अंदर जाएगा तो ये टर्म के साथ भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि Q1 डॉट Q2 भी जीरो है, Q1 डॉट Q3 भी जीरो है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हमारे पास जीरो हो जाएंगी, और इन दी एंड हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो इन दी एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा V1 Q1 हैट इज इक्वल्स टू, तो ये अंदर जाएगा तो H1 हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर H1 H2 H3 पार्शियल बाय पार्शियल Q1 V1 H2 H3, ये आ जाएगा। तो इसी मेथड से एग्जैक्टली इसी सेम मेथड को यूज कर कर आप बाकी दो टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा कुछ करके हमारी पहली टर्म्स आई है, और वो है 1 ओवर H1 H2 H3 पार्शियल बाय पार्शियल Q1 V1 H2 H3। तो ये जो दूसरी दो टर्म्स हैं ये भी हम बिल्कुल यही मेथड यूज करके प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके फिर क्रॉस प्रोडक्ट को खोल के और फिर वो सारा कुछ एग्जैक्टली इसी तरह का फॉलो करके हम ये सारा फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बस फिर एंड रिजल्ट बता देता हूँ कि एंड रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर आप बाकी टर्म्स कंप्यूट करेंगे तो आपको एक पैटर्न भी शो हो रहा है कि बाकी टर्म्स क्या आनी चाहिए। तो V2 Q2 हैट जो दूसरी टर्म है वो क्या आती है, वो भी यही आती है 1 ओवर H1 H2 H3
और उसमें पार्शियल बाय पार्शियल Q2 आता है और उसमें V2 आता है और H1 H3 आता है। उसी तरह जो थर्ड टर्म आती है वो आती है V3 Q3 हैट होती है ना वो, तो वो आती है 1 ओवर H1 H2 H3, उसमें पार्शियल बाय पार्शियल Q3 आता है, V3 आता है और H1 H2 आता है। तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई हैं। तो इन तीनों टर्म्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो फाइनली वी गॉट दी डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड V, जो कि इन तीनों का मैंने सम में लिखा था और ये तीनों हमने अलग अलग फाइंड किए हैं। तो अगर आप सम कर देंगे तो 1 ओवर H1 H2 H3 इन सब में कॉमन आ जाएगा और साथ हमारे पास आएगा पार्शियल बाय पार्शियल Q1 V1 H2 H3, सॉरी V3 नहीं H2 H3 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल Q2 V2 H1 H3 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल Q3 V3 H1 H2। अब ये हमारे पास डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आ गया जनरल कोऑर्डिनेट्स में। अब आपको H1 H2 H3 भी पता है, Q1 Q2 Q3 भी पता है, जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में होते हैं आप उनकी डाइवर्जेंस फाइंड कर देते हैं। तो जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा ये डाइवर्जेंस ग्रेडियंट्स के फार्मूला कैसे आए हैं, तो मैंने ग्रेडियंट भी बता दिया है और डाइवर्जेंस भी बता दिया है। तो चलिए अब हम किसकी तरफ चलते हैं, अब हम जरा लप्लाशियन की तरफ चलते हैं, क्योंकि लप्लाशियन हम यहीं से निकाल सकते हैं। लप्लाशियन निकालना काफी दर्जे इससे आसान है। तो मैं बाकी सारा मिटा देता हूँ और बस फिर इसी को क्या कहते हैं, फिर हम इसी को लेकर चलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ग्रेडियंट भी आ चुका है, कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज भी आ चुके हैं और हमारे पास डाइवर्जेंस भी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम बस ये करना चाहते हैं कि हम अपनी डाइवर्जेंस से अपना लप्लाशियन निकाल लें। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द लप्लाशियन, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो नाउ लेट्स try to find the Laplacian। तो अब हम लप्लाशियन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द लप्लाशियन, तो हमें पता है कि लप्लाशियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल डॉट डेल टी, यानी और इसको हमने डेल स्क्वायर टी से डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। हमारे पास कोई अगर कोई स्केलर फील्ड हो उसका हमने लप्लाशियन लेना हो तो उसके हम ग्रेडियंट लेके फिर उसको दोबारा डेल ऑपरेटर से उसकी डाइवर्जेंस लेते हैं, ठीक है। तो क्यों ना मैं ग्रेडियंट के फॉर्मूले में इसको एज अ वेक्टर फील्ड ट्रीट करके पुट कर दूं। देखें ये मेरे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो डेल डेल टी मेरे पास ये और डेल टी मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है। ये ग्रेडियंट लेने से हमारे पास एक वेक्टर फील्ड आ जाती है। ये उसका V1 है, ये उसका V2 है, ये उसका V3 है। तो क्यों ना ये V1 में इसके अंदर पुट कर दूं, ठीक है। ये V2 में इसके अंदर पुट कर दूं और ये V3 में इसके अंदर पुट कर दूं, तो देन आई शुड गेट द लप्लाशियन, क्योंकि डेल डॉट डेल टी जो है मेरे पास लप्लाशियन है। तो डेल टी ये है, तो डेल डॉट के अंदर मैं इसको पुट कर दूंगा डेल डॉट के फॉर्मूले में, तो मेरे पास डेल डॉट डेल टी आ जाएगा। तो यानी कि मैं डेल टी को उठा के एक तरीके से इधर v की जगह पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास डेल डॉट डेल टी नहीं आ जाएगा। तो हम यही करते हैं, तो लप्लाशियन निकालना इंतहाई ईजी है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम ग्रेडियंट के फॉर्मूले में बस जहां जहां v1 है वहां वहां ग्रेडियंट के कंपोनेंट्स डालते जाएंगे। तो ये 1 ओवर H1 H2 H3 ऐसे ही आएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल Q1, ठीक हो गया। तो V1 की जगह हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर H1 पार्शियल T बाय पार्शियल Q1, ठीक है, क्योंकि V1 हमारे पास ये चीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा V1 है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा पार्शियल T, ओके, सो 1 ओवर H1 भी आना चाहिए, तो 1 ओवर H1, ठीक है। और मैं पहले V1 को नहीं लिखता, पहले मैं H2 H3 को लिख देता हूँ। तो H2 H3, फिर हमारे पास आएगा पार्शियल T बाय पार्शियल पार्शियल T नहीं, हाँ पार्शियल T बाय पार्शियल Q1, ठीक है। और ये इस तरह आ जाएगा प्लस पार्शियल बाय पार्शियल Q2। अब मैं सेकंड कंपोनेंट लिखूंगा, उसमें मेरे पास आ जाएगा H1 H3 ओवर H2 और पार्शियल बाय पार्शियल T बाय पार्शियल Q2। और जो तीसरी टर्म आएगी वो और कुछ नहीं होगी बल्कि पार्शियल बाय पार्शियल Q3 H1 H2 ओवर H3
और हमारे पास हो जाएगी पार्शियल टी बाय पार्शियल Q3। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऊपर से V1 V2 V3 अज्यूम करके, अज्यूम तो नहीं मतलब लेबल करके, और उनकी डाइवर्जेंस ले लिया, यानी ग्रेडियंट की डाइवर्जेंस ले लिया। तो दिस इज द लैप्लाशियन, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो दिस इज एक्चुअली द लैप्लाशियन इन जनरल कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास लैप्लाशियन भी आ गया। तो नाउ वी डोंट नीड टू फाइंड द लैप्लाशियन एनीमोर, वी हैव द लैप्लाशियन। तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया है, डाइवर्जेंस आ गया है और लैप्लाशियन आ गया। ऑल दैट रिमेन्स इज द कर्ल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कर्ल रह गया है। तो कर्ल फाइंड करने के लिए भी हमें ऊपर वाले चंद फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, बट मैं ये सारा कुछ मिटा रहा हूँ और आई होप कि आप लोग साथ साथ अगर नोट कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूलाज याद रखेंगे। तो इन फॉर्मूलाज को मैं कर्ल में के फॉर्मूला में भी यूज करूंगा। तो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। ठीक है, नाउ वी फाइंड द कर्ल। तो कर्ल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? कर्ल फाइंड करना मुझे डाइवर्जेंस से भी ज्यादा इजी लगा, बट द ट्रिक इज एक्चुअली स्टिल द सेम। तो हम कर्ल फाइंड करने की जरा कोशिश करते हैं। तो सपोज यू हैव अ वेक्टर फील्ड V, और अगर हम उसका कर्ल ले लें जो कि हमें नहीं पता, तो वो कर्ल लेने के लिए भी हम दोबारा उस वेक्टर फील्ड को उसी तरह एक्सपेंड कर देंगे। तो V1 Q1 हैट प्लस V2 Q2 हैट हो जाएगा प्लस V3 Q3 हैट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ल सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 Q1 हैट प्लस डेल क्रॉस V2 Q2 हैट प्लस डेल क्रॉस V3 Q3 हैट। ओके, अब हम पहली टर्म अगेन वी ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, और बाकी टर्म्स बिल्कुल उसके सिमिलर होंगी, तो आप लोग खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो डेल क्रॉस V1 Q1 क्या आ जाएगा? डेल क्रॉस V1 Q1 हैट आएगा हमारे पास। तो इसमें हम डेल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन वी विल नाउ यूज द प्रोडक्ट रूल दैट कम्स विद द डेल। तो ये हमारे पास देखें एक स्केलर फंक्शन है, और Q1 हैट हमारे पास एक वेक्टर फील्ड की तरह काम कर रहा है। बल्कि इसको वेक्टर फील्ड बनाने से पहले मुझे एक और फॉर्मूला यूज करके इसको चेंज कर देना चाहिए। तो इनफैक्ट आई विल चेंज Q1 हैट इनटू ए समथिंग लाइक द ग्रेडियंट। तो Q1 हैट किस चीज के बराबर आया था? याद करें, Q1 हैट हमारे पास था H1 डेल Q1 के। ठीक है, यही हमने देखा था ना। तो Q1 हैट जो हमारे पास था ये बराबर था H1 डेल Q1 के। तो इसकी जगह हम पहले Q1 हैट की जगह ये पुट करेंगे। तो डेल क्रॉस V1 H1 डेल Q1, तो ये हम पुट करेंगे। अब देखें V1 H1 हमारी स्केलर फील्ड बनेगी, क्योंकि V1 भी स्केलर है, H1 भी स्केलर है। वेक्टर के कंपोनेंट स्केलर होते हैं, वेक्टर खुद वेक्टर होता है। ठीक है, और डेल Q1 हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है। ठीक है, तो डेल Q1 हमारे पास एक वेक्टर फील्ड का काम कर रहा है। तो हम इस पर क्या करेंगे? कर्ल का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जब एक स्केलर और एक वेक्टर फील्ड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कर्ल का प्रोडक्ट रूल लगता है, और वो क्या होता है? तो कर्ल का प्रोडक्ट रूल ये होता है कि पहले हमारे पास स्केलर आता है, इसमें हमारे पास स्केलर है H1 V1, और फिर मल्टीप्लाई बाय दी कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड जो होगा डेल क्रॉस डेल Q1। वेक्टर फील्ड Q1 का काम कर रही है, ये हमारा स्केलर बन रहा है, ये हमारी वेक्टर फील्ड बन रही है, प्लस इसके अंदर जैसे प्रोडक्ट रूल होते हैं डेरिवेटिव्स के, प्लस हमारे पास आएगा डेल, यानी हमारे पास ग्रेडियंट आएगा हमारी वेक्टर फील्ड का V1 H1, या पहले H1 लिखता हूँ फिर V1 लिखता हूँ। तो हमारे पास इसका ये आएगा, तो ये हो जाएगा H1 V1। ठीक है, फिर क्रॉस होगा ये डेल Q1 से। ठीक है, वेक्टर फील्ड से क्रॉस होगा। अच्छा, ये टर्म जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है। कोई भी आपके पास स्केलर फंक्शन हो उसके ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है। तो ये बात याद रखिएगा। ये भी एक कोई भी मतलब आपके पास अगर एफ एक स्केलर फंक्शन है, आप उसका ग्रेडियंट लेते हैं फिर आप उसका कर्ल लेते हैं, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्रेडियंट एक ऐसी वेक्टर फील्ड होती है जिसमें कोई रोटेशन नहीं होती, जो हम क्योंकि वो मैक्सिमास और मिनिमास की तरफ पॉइंट कर रही होती है। तो इफ यू पॉइंट समवेयर यू कैन नॉट रोटेट। तो इसकी छोटी सी वजह है। तो ये हमारे पास किस चीज के बराबर आ जाएगा? डेल H1 V1 क्रॉस डेल Q1। ठीक है, अब डेल Q1 को मैं वापस इधर से वापस पुट कर दूंगा। तो डेल Q1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? ग्रेडियंट ऑफ Q1 की जगह आ जाएगा Q1 हैट ओवर H1। ठीक है, तो ये मैं दोबारा पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल क्रॉस H1 V1
क्रॉस Q1 हैट ओवर H1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अब मैं इसको टी सपोज करके और इस पर ग्रेडियंट का ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर फील्ड पर ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको टी सपोज करके अब इस पर स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास डेल क्रॉस पहली टर्म का क्या आ जाएगा, V1 Q1 हैट। तो इसको अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर दूं इस पर, तो ये आएगा 1 ओवर H1। अब ये करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर H1, ठीक है। तो फिर 1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 ओवर H1 पार्शियल बाय पार्शियल, तो ये ब्रैकेट पार्शियल बाय पार्शियल Q1 एंड देन व्हाट विल वी गेट, फिर t आ जाता है और t की जगह हमारे पास H1V1 है, तो H1V1, क्योंकि इसको मैं एज t सपोज करके फिर इस पर ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Q1 हैट प्लस 1 ओवर H2 पार्शियल बाय पार्शियल Q2 H1V1 Q2 हैट प्लस 1 ओवर H3 पार्शियल बाय पार्शियल Q3 H1V1 Q3 हैट। और ये पूरा किस चीज के साथ क्रॉस हो रहा है, ये पूरा क्रॉस हो रहा है Q1 हैट ओवर H1 के साथ। तो ये पूरे का पूरा खुद इस चीज से क्रॉस हो रहा है। अब देखें जब Q1 क्रॉस Q1 होगा, तो ये जब क्रॉस अंदर आएगा तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि Q1 क्रॉस Q1 जीरो है, उसी डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता। यहाँ पर जब हमारे पास ये चीज अंदर आएगी तो ये हमारे पास Q2 क्रॉस Q1 हो जाएगा और ओवर H1 भी आएगा, ठीक है। बट Q2 क्रॉस Q1 क्या होगा, माइनस Q3 के बराबर होगा, ठीक है। ये हम इस तरह चलते हैं ना, Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो अगर Q2 क्रॉस Q1 है, Q2 पहले और वो बाद में, तो माइनस Q3 आएगा, क्योंकि हम अपनी सिक्लिक पोजीशन से ऑपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी, Q1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो Q1 हैट वाली टर्म जीरो हो जाएगी, दूसरी वाली टर्म Q2 हैट क्रॉस Q1 हैट हमें माइनस Q3 हैट दे देगा, और साथ में हमारे पास 1 ओवर H1 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 ओवर H1, H2 पहले ही है, तो 1 टाइम्स 1 ओवर H2, फिर पार्शियल बाय पार्शियल Q2, फिर हमारे पास आ जाएगा H1V1 एंड देन वी विल हैव Q3 हैट, और ये नेगेटिव साइन एक बाहर आएगा। अच्छा, दूसरी टर्म हमारे पास जब ये इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो Q3 क्रॉस Q1 Q2 के बराबर होता है, Q2 हैट के बराबर होता है, और H1 फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर H1 टाइम्स H3 पार्शियल बाय पार्शियल Q3 H1V1 and then we got Q, okay, so we got Q2 हैट। तो मैं पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिखता हूँ और नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिखता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाली टर्म अगर मैं पहले लिखूं, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक H1, बल्कि अभी नहीं, बाद में करता हूँ। तो मैं पॉजिटिव वाली टर्म को भी बस पहले लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर H1 H3 पार्शियल बाय पार्शियल Q3 H1V1 Q2 हैट माइनस 1 ओवर H1 H2 पार्शियल बाय पार्शियल Q2 H2 H1V1 सॉरी H1V1 Q3 हैट। तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब ये चीज तो हमारे पास आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसमें किसी तरह 1 ओवर H1 H2 H3 कॉमन ले लूँ, तो मैं इधर क्या करता हूँ, H2 मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और H2 डिवाइड भी कर देता हूँ, और इधर मैं H3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 1 ओवर H1 H2 H3 कॉमन ले सकूंगा। 1 ओवर H1 H2 H3 कॉमन ले लें अब हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हो जाएगा H2 पार्शियल बाय पार्शियल Q3 H1V1 Q2 हैट प्लस H3 पार्शियल बाय पार्शियल Q2 H1V1 Q3 हैट, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, माइनस बीच में माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बीच में माइनस आएगा Q2 माइनस, ठीक है। अब ये आप बाकी टर्म्स आप खुद फाइंड कर सकते हैं, और जब आप बाकी टर्म्स फाइंड करेंगे ना, तो आपको इसमें से आपको वाकई फील होगा कि कोई क्रॉस प्रोडक्ट वाली फील आ रही है। तो जब आप बाकी टर्म्स फाइंड करेंगे ना, तो आई गारंटी यू, आई अश्योर यू कि यू विल फाइंड दिस पैटर्न हियर। तो आपको इसके
जो कर्ल का फॉर्मूला होगा उसके अंदर ये डिटर्मिनेंट वाला पैटर्न शो होगा, और हमेशा डिटर्मिनेंट सही आता है, बट आपको जब आप बाकी टर्म्स में चाहूंगा व्यूवर्स खुद फाइंड करें, जब बाकी टर्म्स आप फाइंड करेंगे तो आपको इस तरीके का फॉर्मूला खुद शो होगा। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर H1 Q1 हैट, H2 Q2 हैट, H3 Q3 हैट, ठीक है, with partial by partial Q1, partial by partial Q2, partial by partial Q3। नीचे हमारे पास क्या आएगा, H1 V1, H2 V2 और H3 V3। तो आपको यही फॉर्मूला, ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप बाकी सारी टर्म्स भी फाइंड करें और उनको सिंप्लीफाई करें तो आपको ये पैटर्न खुद नजर आएगा, और ये पूरा 1/H1 H2 H3 से डिवाइड भी हो रहा होगा। तो गाइज मैंने डाइवर्जेंस का फॉर्मूला भी निकाल दिया, कर्ल का भी, ग्रेडियंट का भी, लैप्लाशियन का भी, H1 H2 H3 आपको स्फेरिकल के लिए भी पता है, पोलर के लिए भी पता है। अब आप खुद फाइंड कर सकते हैं उन सब के ग्रेडियंट और कर्ल के फॉर्मूलाज। तो इस तरीके से ग्रेडियंट और कर्ल के फॉर्मूलाज हमारे पास स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के आए थे। हमने ना सिर्फ उनको निकालने के तरीके से देख लिया, बल्कि हमने इन जनरल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी कर लिया। इसके बाद हम वेक्टर कैलकुलस पर एक आखिरी वीडियो बनाएंगे जो कि होगी डेल्टा फंक्शन पर, और हमारा वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने अगले सेक्शन पे चलेंगे जो कि मैं चाहता हूँ कि सीरीज का सेक्शन हो। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। सी या।